हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इसी YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज। तो हाँ, मैं आपको आज की क्लास में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी इस एक वीडियो में कवर अप करवाने वाला हूं। और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डबल इनइक्वालिटीज, और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मिसलेनियस के एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो सब के सब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको घर पर खुद करने होंगे। वो होमवर्क होगा आपके लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7 से। अच्छा देखिए, इस तरह के सवालों को करने का एक सिंपल सा स्टेप है जिससे आप फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप, आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। फिर दूसरा स्टेप, सवाल में जिस चीज को कैलकुलेट करना है उस वेरिएबल को लेट कीजिए x या y या जो जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग। और फिर तीसरा स्टेप, जो भी सवाल में कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग लीनियर इनइक्वालिटी को तैयार कीजिए, फॉर्म कीजिए। और स्टेप नंबर लास्ट यानी कि चौथा स्टेप, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। सवाल में लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कह रहे क्लास 11th के स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, पहले और दूसरे एग्जाम के अंदर, आर 62 एंड 48, 62 और 48 मिले रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, बताइए कि कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए ही शुड गेट, उसे मिलने चाहिए इन द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि उसका जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स हो सके। अब मेरी बात सुनो, कहा गया है कि एक स्टूडेंट है क्लास 11th का। हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के अंदर 62 और 48 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब उसके फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स है दैट इज 62, और जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है वो मार्क्स है 48। और बोला गया बताइए एनुअल एग्जाम में वो कितने मार्क्स लाए ताकि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए। तो मान लेते हैं कि एनुअल एग्जाम में यानी कि लास्ट एग्जाम में वो जो मार्क्स लेके आए, दिस इज एनुअल एग्जाम में जो मार्क्स उसको मिले, मान लेते हैं वो वाले मार्क्स कितने, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एवरेज कम से कम 60 यानी कि एटलीस्ट 60 होना चाहिए। चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों मार्क्स को ऐड कर दीजिए, 62 प्लस 48 प्लस x, 1 2 3, 3 है और इसको 3 से क्या कर दिया, डिवाइड। ये आपके एवरेज मार्क्स आ गए। और आपका एवरेज मार्क्स जो है वो कम से कम 60 होना चाहिए। कम से कम 60 का मतलब कम से कम 60, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अच्छा, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एटलीस्ट, एटमोस्ट क्या होता है? फिर से बताता हूं। एवरेज मार्क्स कम से कम 60 होने चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। इसलिए मैंने एवरेज निकाला और उसको 60 या 60 से कैसा रख दिया, ज्यादा। अब ये मेरी इनइक्वालिटी बन गई, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं। जब आप ऐड करेंगे 62 और 48 तब आपका आंसर आएगा 110, फिर प्लस में x और अपॉन में यहां पर आ गया 3। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। 3 हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 180। अब मुझे x निकालना है, इस 110 को उधर ले जाइए तो x इज ग्रेटर देन 180 माइनस 110। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। इट मीन्स कि उसको ना अपने एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर ना कम से कम 70 मार्क्स या फिर उससे कैसे लगाने पड़ेंगे, ज्यादा। यानी कि आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं दैट इज रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स। जो उसे मिनिमम मार्क्स चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 70। ये बड़ा बेसिक सा आसान सा सवाल था। चलिए एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, मैं पहले ना इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो बुक में है, क्वेश्चन नंबर 21, हम पहले उस पे आते हैं। देखिए, रवि ऑब्टेन 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पिछली बार एग्जाम में टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 था, इस बार बोला यूनिट टेस्ट है। पहले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स है और दूसरे यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स है।
फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। आपको यह पता करना है कि तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितने मार्क्स मिलने चाहिए टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि उसका जो एवरेज हो वो कम से कम कितना हो जाए 60। तो ये भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद करेंगे। चलिए अब एक और सवाल पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इसी लॉजिक पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें बस नंबर ऑफ सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, किसी कोर्स में ग्रेड ए रिसीव करने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। कह रहे अगर आपको किसी कोर्स में ग्रेड ए चाहिए तब आपको ये जो 5 एग्जामिनेशन है, हर एग्जाम 100-100 मार्क्स का है, उनमें आपका जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए वो या तो 90 होनी चाहिए या फिर 90 से ज्यादा। मतलब अगर मान लीजिए इन एग्जाम्स को आप देते हैं और आपके मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा आ गए, तब आपको क्या मिलेगा? ग्रेड ए मिलेगा। अब इन्होंने क्या लिखा है? If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 और 95, अगर उनके पहले 4 एग्जाम में ये मार्क्स है, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course। कह रहे बताइए 5वें एग्जाम में सुनीता कितने मार्क्स लाए ताकि उसे ग्रेड ए मिल जाए, और ग्रेड ए उसे तब मिलेगा जब उसके मार्क्स या तो 90 होंगे या फिर 90 से ज्यादा, वो भी एवरेज मार्क्स। चलिए देखते हैं जरा, जैसा सवाल में कहा गया उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सुनिए, लेट कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड मार्क्स है, लेट द रिक्वायर्ड मार्क्स बी एक्स। मान लेते हैं जो उसको मार्क्स चाहिए, जरूरत है जिसकी, वो कितने एक्स। अब यहां पर आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अकॉर्डिंग जैसा है वैसे चलते हैं। हमें बताया गया कि पहले एग्जाम में पहले सब्जेक्ट में उसे 87 मार्क्स मिले, दूसरे वाले में 92, तीसरे वाले में 94, चौथे वाले में 95 और आखिरी वाले एग्जाम में मान लेते हैं कितने मार्क्स है? एक्स। और अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं तो टोटल 5 एग्जाम्स थे, इसलिए इसको 5 से डिवाइड कर दिया, और ये एवरेज होना चाहिए 90 या 90 से ज्यादा, ताकि उसे क्या मिल सके? ग्रेड ए। अब बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 के लिए क्या आ जाएगा? 8, फिर आ जाएगा 1, तो यहां पर 9, तो ये हो गया आपके पास 3 6 8, और प्लस में x, और यहां पर अपॉन में 5 एज इट इज, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज 90। अब यहां से 5 हटाने के लिए दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा 368 प्लस x, और अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 450। अगले स्टेप को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, x की जगह पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 368 इधर ले आइए, तो ये रहा 450 माइनस में 368 एज इट इज, फिर x की जगह x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा 2, फिर यहां पर बचेगा 4, 14 में से 6 माइनस किया तो ये हो गया 8। इसका मतलब उससे जो मार्क्स लाने चाहिए वो 82 या फिर उससे कैसे होने चाहिए? ज्यादा। तो इन्होंने बोला मिनिमम मार्क्स बताइए कितने होंगे, तो आप यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स, जो उसे मिनिमम मार्क्स चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम कितने हैं? 82, यानी कि उसके मार्क्स 82 या फिर उससे कैसे होने चाहिए? ज्यादा, तब जाकर के उसे क्या मिलेगा? ग्रेड ए। अब आइए वापस अपने पिछले वाले सवाल पर। एक सवाल ये देखिए, मैंने एग्जांपल 7 आपको करा दिया, इस टाइप का एक क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 9, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22 ये मैंने करा दिया। अब हम वापस आते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, और ये वाला टाइप ये रहा। देखिए ये ना नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इस तरह के। अब इसको भी ध्यान से देखना, मैं इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। सवाल में लिखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। इतना रुक के पहले बात समझते हैं। इनका कहना है फाइंड ऑल पेयर्स। भाई पेयर्स में कितनी चीजें होती हैं? 2, तो आपको पेयर्स ढूंढने, मतलब 2-2 नंबर्स। उसके बाद वो भी किसके पेयर्स? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया 1 2 3, तो ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 4 6 8, तो ये चारों इवन कंसेक्यूटिव नंबर है। और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यहां पर 1, तो इसे बोलेंगे ये चारों के चारों कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब इन्होंने हमसे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं सवाल में। सवाल में लिखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव
ऑड नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे वो नंबर्स ढूंढिए, वो पेयर्स ढूंढिए जो कंसेक्यूटिव है, ऑड है और नेचुरल है। पूरी बात देखते हैं। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, और दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए, सच दैट, ताकि देयर सम इज लेस देन 40, लेकिन उनका जो सम होना चाहिए वो 40 से कम होना चाहिए। मेरी बात सुनना। मान लो मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए मैंने आपसे बोला पहला ऑड नंबर 1, अगला ऑड नंबर 3, उसका अगला ऑड नंबर 5, उसका अगला ऑड नंबर 7 और अगला 9। अगर पहला ऑड नंबर 1 है तो जो अगला ऑड नंबर है वो उससे कितना बड़ा है? 2 बड़ा। उसका अगला ऑड नंबर भी कितना बड़ा है? 2 बड़ा। यानी कि अगर एक ऑड नंबर आपको पता लग जाए तो उसका अगला ऑड नंबर निकालने के लिए बस उसमें क्या ऐड कर दीजिए? 2, आपको नेक्स्ट ऑड नंबर पता चल जाएगा। हमें भी यहां पे 2 ऑड नंबर्स लेने, तो मैंने लिख दिया यहां पर लेट द 2 odd numbers are x and, और जो दूसरा वाला ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा? x + 2। अब आप सीधा यहां पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से। सुनना भाई, इन्होंने बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब आपका ये जो नंबर है x वो 10 से बड़ा होना चाहिए। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 मतलब 10 से बड़े। इसको मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी। अच्छा अब देखो, इसमें ना कई बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए, तो वो x ग्रेटर देन 10 लिख देते हैं और फिर यहां लिख देते हैं x + 2 ग्रेटर देन 10। भाई इससे ना आप गलती कर सकते हो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपका एक नंबर x है और दूसरा नंबर x + 2 है, ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। अगर छोटा वाला नंबर 10 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा वाला नंबर होगा वो 10 से बड़ा होगा ही होगा। इसलिए आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहां लिखा है। अगर आपने इसे लिखा तो आप एक गलती कर सकते हैं। आप ऐसा सोचेंगे 2 को उधर भेज देता हूं, इसका मतलब x 8 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। x ना किससे बड़ा होना चाहिए? 10 से। इसलिए कभी भी ऐसा सवाल हो तो आप देखिए दोनों में अगर कोई भी नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, और अगर छोटा वाला नंबर ही 10 से बड़ा है तो जो उससे बड़ा नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली 10 से बड़ा होगा ही होगा। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। एंड, और दूसरी जो बात कही गई है आप उसे भी फॉलो कीजिए। सेकंड में कहा गया सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, इनका सम ना 40 से कम होना चाहिए। पहला नंबर x और जो दूसरा नंबर है वो क्या है? x + में 2, इन दोनों का सम कम होना चाहिए 40 से, तो यहां पर मैंने लिख दिया लेस देन 40। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x + x इज 2x, और जब आप इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 - 2, यानी कि आप इसे लिखेंगे 2x इज लेस देन 38, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 19। इसे मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 2 या इनइक्वालिटी नंबर 2। अगर मैं दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करूं तो यहां से मुझे मिलेगा फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड इनइक्वालिटी सेकंड। इससे पता लग रहा है x 10 से बड़ा होना चाहिए, इससे पता लग रहा है x 19 से छोटा होना चाहिए। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 10 से बड़ा होगा और 19 से कैसा होगा? छोटा। अब मैं आपसे बोलूं x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो x ऑड नंबर है, इसका मतलब 10 से बड़ा पहला ऑड नंबर क्या होगा? 11। उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या हो सकता है? 13। उसका अगला ऑड नंबर क्या हो सकता है? 15। उसका अगला ऑड नंबर क्या हो सकता है? 17। तो ये सब है। इसका अगला अगर मैं 19 लिख दूं तो याद रखना हमारा x 19 से कैसा है? छोटा। अब जो जो पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं मैं वो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज required possible pairs are, जो भी रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स हैं वो कौन कौन से? अच्छा, पहला नंबर x और दूसरा नंबर उससे 2 बड़ा x + 2। x की वैल्यू क्या है? 11, यानी कि पहला नंबर अगर 11 है तो दूसरा नंबर उससे 2 बड़ा, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा? 13। अगर पहला नंबर 13 लिया तो अगला नंबर क्या होगा? 15। अगर पहला नंबर 15 लिया तो अगला नंबर क्या होगा? 17। और अगर पहला नंबर 17 ले लिया तो अगला नंबर कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि अगला नंबर पिछले से कितना बड़ा है? तो ये रहे वो सारे पॉसिबल पेयर्स जिनके सभी नंबर्स 10 से बड़े हैं और सभी नंबर्स का जो सम है ना वो 40 से कैसा है? कम। तो ये रहे आपके पॉसिबल पेयर्स। चलिए एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, ये रहा एक और क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। जैसा बोला गया वैसा करते जाइए, रिजल्ट आराम से आएगा।
Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. फिर से कहा गया है आप वो सभी पेयर्स ढूंढिए, वो भी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के, बोथ ऑफ विच, जिनमें दोनों के दोनों स्मॉलर देन 10 हो, 10 से कैसे होने चाहिए, छोटे, सच दैट, इस तरह से कि सम इज मोर देन 11 और उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं लेट द टू नंबर्स आर, आप जानते हैं मैंने अभी बताया x, और अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। फिर यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से। सवाल में ये कहा गया कि दोनों नंबर ना 10 से छोटे होने चाहिए। अब देखिए एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, मैं आपसे पूछूं इन दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे x प्लस 2, और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कि x प्लस 2 जो है वो 10 से छोटा है। अब मैं इसके लिए नहीं लिख रहा, सिर्फ इसको लिख रहा हूं, क्यों, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, x प्लस 2। अगर भाई बड़ा वाला नंबर ही 10 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर तो 10 से छोटा होगा ही होगा, इसलिए मैंने लिखा x प्लस 2 इज लेस देन 10। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं x इज लेस देन 2 को इधर ले जाइए तो 10 माइनस 2 हो गया 8, इसे मैंने बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 1। एंड अब बाकी दूसरे वाले पार्ट में क्या कहा गया, एंड देयर सम इज मोर देन 11, इनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला नंबर x और दूसरा नंबर x प्लस 2 और इनका सम होना चाहिए मोर देन 11। आप लिखिए x प्लस x कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 11, और 2 को उधर भेज दीजिए -2, यानी कि आप लिखेंगे 2x इज ग्रेटर देन 9। इट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन 9/2, और अगर x इज ग्रेटर देन 9/2 है तो इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4.5। मैंने इसे बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 2। तो ये आपके पास सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई। अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो यहां पर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। आपका ये जो x है वो 8 से छोटा और 4.5 से बड़ा, तो मैंने इसको लिख दिया x मस्ट बी ग्रेटर देन 4.5 बट लेस देन 8। और याद रखिएगा कैसे है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर मैं बोलूं x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी तो 4.5 से बड़े ऑड पॉजिटिव इंटीजर और 8 से छोटे, तो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा हो गया 5, और उसके बाद कौन हो गया 7, इसके आगे कौन हो सकता है 9, मगर मैं 9 नहीं लूंगा क्योंकि हमें x की वैल्यू 8 से कैसी रखनी है कम। अब यहां से आप रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स लिख सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स, रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स आर। तो जो भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो कौन कौन से, ध्यान देना। सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या लेंगे 5, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उससे 2 ज्यादा, यानी कि 5,7। फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है 7, तो उसकी अगली वैल्यू कितनी होगी 9। आप इन दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों के दोनों नंबर ना 10 से छोटे हैं दोनों, और उसके अलावा इन दोनों का सम जो है वो 11 से कैसा है ज्यादा, 5 + 7 12, 11 से ज्यादा, 7 + 9 ये भी 11 से कैसा है ज्यादा है। तो ये है हमारा आंसर। अब आइए अगले सवाल पर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। पिछली बार ऑड था, इस बार इवन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नंबर x तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x + 2, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दोनों 5 से बड़े हैं, और दोनों 5 से बड़े मतलब छोटा वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर तो 5 से बड़ा होगा ही होगा। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, इस तरह से कि इनका सम 23 से कम है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और ये रहा आप लोगों का होमवर्क जिसे आप घर पर ट्राई करेंगे। तो आप लोगों के ये वाला टाइप भी क्वेश्चन का खत्म हो गया। चलिए अब हम आते हैं इसके अगले वाले सवाल पर। हाँ, अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनिए, सवाल में हमें कहा गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कह रहे एक ट्राइंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, वो सबसे छोटी वाली साइड से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो तीसरी वाली साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर इस ट्राइंगल का पैरामीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो आपको सबसे छोटी वाली साइड की मिनिमम लेंथ को फाइंड आउट करना है। सवाल को फिर पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड,
जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है। चलिए मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड x, तो सवाल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 3x। फिर यहां पर लिखा है एंड द थर्ड साइड, ये रही थर्ड साइड, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 3x, और वो कितनी कम है 2 सेंटीमीटर कम। इसका मतलब एक साइड x, अगली साइड 3x, और लास्ट वाली जो साइड बच गई वो लॉन्गेस्ट से 2 कम है, तो 3x माइनस में 2। और फिर कहा गया है इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। अच्छा आप देखिएगा पैरामीटर एट लीस्ट 61 है। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी शेप की सभी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ जो है उसी के सम को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अगर मैं बोलूं इसकी ये वाली साइड फर्स्ट साइड कितनी है x, इसकी सेकेंड वाली साइड कितनी है दैट इज 3x, और लास्ट वाली जो साइड है वो आप जानते हैं दैट इज 3x माइनस में 2, ये इसका पैरामीटर है। और कह रहे पैरामीटर ना एट लीस्ट 61 है, कम से कम 61, उससे कम नहीं उससे ज्यादा। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये पैरामीटर कम से कम 61 या फिर उससे कैसा होगा ज्यादा। x 3x 3x 3 और 3 6 6 और 1 7, तो मैंने इसको लिख दिया 7x। 2 उधर ले जाइए बराबर के, तो ये हो जाएगा आपके पास 61 प्लस में 2। इट मीन्स कि आप लिखेंगे 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, और यहां लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 अपॉन में 7। इसे मैंने कट कर दिया तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब x की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए। इन्होंने बोला आपको बतानी है शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसकी लेंथ 9 या 9 से बड़ी 10 11 12 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं हमें चाहिए इसकी मिनिमम। तो मिनिमम से मिनिमम के कितना होगा 9। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ, रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। मतलब जो सबसे छोटी लेंथ हो सकती है स्मॉलेस्ट साइड की वो कितनी हो सकती है 9 सेंटीमीटर। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था। चलिए अब आइए जरा अगले सवाल पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। इसे थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी एक कंडीशन है जो कई बार बच्चों को परेशान करती है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक आदमी एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड को 3 टुकड़ों में काटना चाहता है, 3 लेंथ में काटना चाहता है, और उस बोर्ड की जो लंबाई है वो है 91 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दैट इज 91 सेंटीमीटर। और मान लीजिए पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो ये फर्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट, ये वाला इसका सेकेंड पार्ट और ये वाला इसका थर्ड पार्ट। 3 टुकड़ों में इसको काटना है। अब उसके बाद लिखा द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड वाली लेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। यानी कि अगर मैं सबसे शॉर्टेस्ट वाले को x मान लूं तो उसके बाद सेकंड वाली जो लेंथ है वो उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी है। मतलब सेकंड वाली लेंथ कितनी हो जाएगी x + 3। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो तीसरी लेंथ है वो सबसे छोटे की डबल है, यानी कि ट्वाइस। इसका मतलब अगर सबसे छोटी लेंथ x है तो सबसे बड़ी वाली तीसरी वाली जो लेंथ है वो कितनी है दैट इज 2x। आगे लिखा हुआ है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। आपको ये बताना है सबसे छोटे वाले बोर्ड की क्या क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अगर जो आपका थर्ड पीस है ना वो सेकेंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है तो। अच्छा पूरा ध्यान से देखिएगा, बात आपको समझ में आएगी, मगर प्लीज बी फोकस्ड, ध्यान दीजिए जरा। मैं यहां से शुरू करता हूं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम में ही देख सकते हैं कि इस पूरे बोर्ड की लंबाई कितनी थी 91। इसको 3 टुकड़ों में काटा गया, एक टुकड़े की लंबाई x, अगले वाले की उससे 3 ज्यादा तो x + 3, और लास्ट वाले की लंबाई सबसे छोटे की डबल, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया 2x। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो यहां पर आप लिखेंगे x, दूसरी वाली साइड आपके पास क्या है x + 3 2x। अच्छा अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो वापस ये कितना आ जाएगा 91। अब देखो अगर आप लोग ना लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होते ना तो मैं इसको लिख देता कि दिस इज इक्वल टू 91, बट आप पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी, इसलिए हम और ज्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे। सुनिए, अगर ये एक बोर्ड है और मैंने इसको काटा 3 टुकड़ों में और तीनों टुकड़े कट के अलग अलग हो गए, अब मैं पूरे टुकड़े की पहले पूरे के पूरे बोर्ड की लंबाई 91 थी, अगर मैं तीनों टुकड़ों को वापस जोड़ूं तो हो सकता है इनको जोड़ने के बाद इनकी टोटल लेंथ
क्या पता 91 आ जाए या 91 से कम भी हो सकती है, 91 से कम भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए, तीनों को जोड़ने के बाद कितनी भी कोशिश कर लो 91 से ज्यादा नहीं आने वाला। और इसको अगर आप चाहते हो एक सिंपल तरीके से समझना, मान लो लकड़ी का बोर्ड है, आपने जब उसको काटा तो काटते वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे होंगे, और पार्टिकल अगर वो गिर गए और आप दोबारा उनको जोड़ोगे तो हो सकता है तीनों को आपस में मिलाने के बाद जो उनकी एक्चुअल लेंथ आए वो 91 ना आए, उससे जरा सी कम आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 91 से ज्यादा आ जाए, या तो 91 आएगा या 91 से कम ही आएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 2x, 3x और 4x, तो ये आपके पास क्या हो गया 4x, और यहां पर प्लस में 3 लेस देन और इक्वल टू 91। हम एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 4x लेस देन और इक्वल टू 3 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 88। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो x इज लेस देन और इक्वल टू 22, इसे मैंने बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 1। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट के ऊपर, इसे भी ध्यान से देखिएगा, और ये सेकंड पार्ट में जो बोला है उसको ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर देखिएगा, मैं सेकंड पार्ट को स्टार्ट करता हूं। यहां लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ, यहां से गौर से देखिएगा, इफ द थर्ड पीस, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, अगर तीसरा पीस दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है। अच्छा देखिए जरा, मैं अगर बात करता हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर तीसरा जो पीस है, ये लो जी, तीसरा जो पीस है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 2x, और जो दूसरा टुकड़ा है, दूसरा पीस है, उसकी लेंथ कितनी है, x प्लस 3। इनका कहना है कि जो तीसरा पीस है वो दूसरे पीस से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इनको माइनस करने पर मेरा आंसर कितना आता, 5 सेंटीमीटर। कब, जब मैं बोलता थर्ड पीस सेकंड से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। लेकिन इनका कहना है नहीं, थर्ड पीस सेकंड से 5 सेंटीमीटर नहीं, कम से कम 5 बड़ा है, उससे कम में उससे ज्यादा भी बड़ा हो सकता है। मतलब ये चीज ना ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है। मतलब तीसरा पीस दूसरे से या तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। हो सकता है तीसरा पीस दूसरे से 6 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है तीसरा पीस दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो ये कह रहे कि कम से कम 5, उससे कम नहीं, उतना भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x की जगह 2x, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए x, फिर -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगले स्टेप को हम यहां सिंप्लीफाई करते हैं। 2x में से 1x गया तो ये बचा x, और इस 3 को उधर भेज देंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 + 3 = 8। इसे बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 2, और इन दोनों को कंबाइन करें तो लिख देते हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट एंड इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। हमें यह पता लगा कि हमारा ये जो x है उसकी वैल्यू 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, किससे, 22 या उससे छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास हमारी पॉसिबल लेंथ निकल के आ गई। मतलब इस बोर्ड को काटने पर जो आपका सबसे छोटा टुकड़ा है जिसकी लंबाई x मानी है, उसकी पॉसिबल लेंथ ना 8 या फिर 22 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, या फिर 8 और 22 सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकती है। मतलब x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी और 22 या 22 से छोटी हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी मिनिमम पॉसिबल लेंथ। चलिए अब इससे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब आ जाइए मिसक्लेनियस के एग्जांपल्स पर। भाई ये आ गया आपके पास एसिड वाला सवाल, और इसको जरा ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चों को इसका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। भाई जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी तो आप सॉल्यूशन करोगे, इसलिए मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा ताकि आपको ये सवाल, ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए। जब आप इस प्रॉब्लम को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ता हूं, देखिए जरा क्या है, और एक एक करके चीजों को समझाऊंगा। इसके जैसे 2 सवाल और हैं और उनमें मैं आपको वो होमवर्क में देने वाला हूं, पहले आप इसे ध्यान से देखिए। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर 12% एसिड सॉल्यूशन। अब सवाल ये आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। पहले आप इसी का मतलब समझिए। समझाने के लिए मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन, और किसी ने बोला भाई ये ना 20% एसिड सॉल्यूशन है, तो इसका बेसिक सा मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर 20% एसिड है और बाकी 80% कुछ और। मान लेते हैं वो कुछ और वाटर है, सपोज कर लीजिए, होने को वो कुछ भी हो सकता है।
तो अगर मैं बोलूँ ना 20% एसिड सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन में सिर्फ 20% ही एसिड है, बाकी 80% एसिड नहीं है, वो कुछ और है। वो हो सकता है कि वाटर हो या कुछ और भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर ना उसको बोला गया कि वो 30% एसिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें 30% एसिड है और बाकी 70% कुछ और, या फिर मान लेते हैं कि वाटर है। तो इस तरह से अगर किसी ने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो 90% एसिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें 90% एसिड है और बाकी 10% कोई और लिक्विड है, वो वाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी। एक सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको। तो इसका मतलब ये कह रहे कि 600 लीटर सॉल्यूशन है और वो भी कितना, 12% एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब जो 600 लीटर है उसमें से सिर्फ 12% ही क्या है, एसिड, और बाकी का 88% कुछ और है। आगे देखते हैं। अब यहां लिखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। कह रहे बताइए मैं 30% एसिड सॉल्यूशन कितने लीटर ऐड करूं इस 12% के अंदर, तो सो दैट, ताकि एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बने उसके अंदर जो एसिड का कंटेंट हो, विल बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%, वो 15% से ज्यादा हो और 18% से कम। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये लाइन एंटर ही नहीं कर पाई होगी। मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये लाइन यहीं रोकता हूं। पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं, उसे ध्यान से सुनना। एक बार वो चीज क्लियर हो गई, फिर आप ऐसे सवाल को पढ़ोगे और आराम से समझ पाओगे। सुनिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करता हूं। देखिए, सपोज कर लो मेरे पास इस तरीके का एक वेसल है, एक बर्तन है। मैं इसे देसी तरीके से समझा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना सब लोग। इस वेसल के अंदर ना मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया और इसके अंदर मिल्क भी डाल दिया। सपोज कर लीजिए M रिप्रेजेंट कर रहा है मिल्क को, और मैंने इसके अंदर ना 50% मिल्क डाल दिया, और ऊपर की तरफ इस तरीके से दिखा देता हूं कि इसके अंदर ना 50% ही मैंने क्या डाल दिया, वाटर। ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। हालांकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मगर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसके अंदर ना 50% मिल्क और 50% वाटर है। तो आप चाहो तो इसे बोल सकते हो 50% मिल्क सॉल्यूशन। चलिए, एक और वेसल मैंने ऐसा ही ले लिया, ये रहा एक दूसरा वेसल, और मैंने इसके अंदर भी ऐसे ही किया। इसमें भी यहां पर ना मिल्क है, कितना मिल्क है, 50%, और यहां पर इसी में वाटर भरा हुआ है, और कितना वाटर है, मान लीजिए वो भी कितना है, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आधा दूध आधा पानी है, इसमें भी आधा दूध और आधा पानी है। इसका मतलब ये दोनों के मिक्सचर की जो परसेंटेज है, या लिक्विड की जो सॉल्यूशन है, उनकी परसेंटेज कैसी है, बिल्कुल सेम। अगर मैं इसमें से पानी या दूध का जो मिक्सचर है उसे लाके इस सॉल्यूशन को इसमें डाल दूं, तो मुझे बताओगे इसकी लिक्विड के अंदर इसमें जो हमारे पास मिल्क है या जो वाटर है उसकी परसेंटेज पर क्या असर पड़ेगा। आप बोलोगे कुछ असर नहीं पड़ेगा भाई, इसमें भी आधा दूध आधा पानी था, इसमें भी आधा दूध और आधा पानी था, आपने इन दोनों को मिला दिया तो भी इसके अंदर ना 50% मिल्क रहेगा और 50% ही क्या रहेगा, वाटर। आप बोलोगे परसेंटेज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं एक काम करता हूं, इसे चेंज कर रहा हूं। अभी दोनों में परसेंटेज बिल्कुल इक्वल थी। अब दूसरी कहानी लेते हैं और ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, सपोज कर लीजिए मेरे पास ये रहा एक वेसल, एक बर्तन, और इस बर्तन के अंदर मैंने इस तरीके से, इस बर्तन के अंदर यहां पर मान लीजिए अब की बार इसके अंदर ना मिल्क जो है वो 80% है। कितना है, 80% मिल्क है, और मान लीजिए इसके अंदर 20% जो है वो इसमें क्या है, वाटर। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें 80% मिल्क है और 20% क्या है, वाटर है। जरा बात को समझना, अगर इसमें 20% वाटर है, 80% मिल्क है, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाला जो मिल्क का सॉल्यूशन है ना वो इस वाले से ज्यादा गाढ़ा है, इस वाले से ज्यादा गाढ़ा है, और ये कैसा है, इस वाले से ज्यादा फीका। आप बोलोगे आम भाषा में कि सर ये वाला दूध काफी पतला है और ये वाला दूध कंपैरेटिवली गाढ़ा है। अब मैं अगर इस दूध की एक बूंद ला करके इसमें डाल दूं और बोलूं इसकी परसेंटेज पर क्या असर पड़ेगा, आप बोलोगे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, एक बूंद से क्या होगा। अगर मैं एक जग लाके इसमें दूध डाल दूं तो बोलोगे सर ये फीका वाला ना जरा सा गाढ़ा हो जाएगा, और जरा सा गाढ़ा होने का मतलब है कि इसमें मिल्क की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मान लो मैंने एक बाल्टी ये वाला लिक्विड, ये वाला मिल्क सॉल्यूशन ला करके डाल दिया, अब एक बाल्टी डालोगे तो आप बोलोगे हाँ सर ये जो फीका वाला दूध है, आप इसमें गाढ़ा वाला दूध डाल रहे हो तो परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर मैं इसका एक टैंक लाके इसमें डाल दूं तो आप बोलोगे सर इसमें ना मिल्क था 50%, अब मिल्क की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसकी क्वांटिटी और ज्यादा डालता जाऊं तो इसकी परसेंटेज 50 से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इनफाइनाइट अमाउंट में डाल दूं तो इसके अंदर मिल्क की परसेंटेज बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे प्योर मिल्क बन जाएगा? नहीं।
आप इसमें जितना ये वाला मिल्क डालते जाएंगे इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी मिल्क की, लेकिन बढ़ते 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 इसकी परसेंटेज ना ज्यादा से ज्यादा, अगर वो भी आप इनफाइनाइट अमाउंट में इसको डाल देते हो तब जाकर के ये कितने परसेंट हो पाएगा, 80%। अगर ये इनफाइनाइट अमाउंट में डाल दिया तो मतलब आप इसे जितना ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे इसमें मिल्क की परसेंटेज उतनी ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसा ही होगा। इसका मतलब अगर आप किसी पतले किसी फीके सॉल्यूशन में कोई गाढ़ा सॉल्यूशन डालोगे तो उसके अंदर एसिड है या मिल्क है उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। मान लो अगर मैं यहां पर एक और वेसल ले लेता हूं और इस वेसल के अंदर उल्टी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। उल्टी कहानी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ 20% ही इसमें क्या है, मिल्क, और इसके अंदर बाकी 80% मान लेते हैं क्या है, वाटर। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो ये वाला दूध और भी ज्यादा पतला है, ये गाढ़ा है और ये कैसा है, पतला। अब मैंने अगर ये बोला कि मैंने इसको इसमें डाल दिया तो आप बोलोगे सर आप इसको इसमें डालोगे, ये पतला दूध इस गाढ़े वाले में डालोगे तो इस गाढ़े वाले को और ज्यादा पतला कर देगा, और ज्यादा फीका कर देगा। इसका मतलब ना जैसे जैसे आप इसको डालते जाओगे इसके अंदर मिल्क की परसेंटेज क्या होती जाएगी, डाउन, क्योंकि ये वाला दूध पतला है और ये वाला दूध कैसा है, गाढ़ा। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं इसे कितना डालूं ताकि इसकी परसेंटेज ना 30 हो जाए या फिर इसकी परसेंटेज 35 हो जाए, 25 हो जाए, तो आप इसे जितना डालते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें मिल्क की परसेंटेज क्या होती जाएगी, डाउन, क्योंकि आप इसके अंदर इससे फीका मिल्क डाल रहे हैं। अब हमसे यह बोला गया कि अगर मैं इसको इनफाइनाइट अमाउंट में डालता जाऊं तो इसमें मिल्क की परसेंटेज कम होते 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 क्या एक टाइम पे मिल्क गायब हो जाएगा, क्या ये प्योर वाटर बन जाएगा? ऐसा नहीं है भाई। आप बोलोगे सर आप इसको डालते जाइए, इसमें मिल्क की परसेंटेज 50 से डाउन होती चली जाएगी, लेकिन मिनिमम से मिनिमम परसेंटेज अगर पहुंची तो वो 20 से नीचे नहीं जा सकती, और वो भी तब होगी जब आप इस वाले लिक्विड को इसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट में डाल दो। मतलब अगर आपके पास कोई एक मिक्सचर, कोई एक सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें उससे गाढ़ा लिक्विड डालते हो तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, और अगर आप उसमें उससे फीका लिक्विड डालते हो तब उसकी परसेंटेज घटेगी। अब ये सवाल पढ़ोगे तब आपको बात समझ में आएगी। देखो क्या लिखा है सवाल में। अब मैं इसको पूरे को हटा देता हूं यहां से, और फिर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और जो भी सवाल में बोला गया है बिल्कुल वैसा ही करते जाइए। फिर एक सिंपल सी इनइक्वालिटी बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए अब जरा, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो मान लीजिए मैं यहां पर इस तरह से लिख देता हूं कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैं यहां पर एक इस तरीके से ये मैंने एक बीकर, एक कंटेनर बना लिया। मान लीजिए ये रहा एक कंटेनर इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया गया है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। इस कंटेनर के अंदर ना एक लिक्विड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, और वो भी कितना, 600 लीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कितना है, दिस इज 600 लीटर का सॉल्यूशन है। मैंने इसको LTR से दिखा दिया, और वो भी कितने परसेंट है, दैट इज 12% एसिड है इसके अंदर। इसके अंदर 12% क्या है, एसिड। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही से लिख देता हूं। ये रहा, यहां पर लिख देते हैं 600 लीटर, और वो भी कितने परसेंट, दैट इज 12% इसके अंदर क्या है, एसिड है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, अच्छा देखो 12% एसिड है, एसिड इसमें 12% है सिर्फ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड। अब देखो ये 12% है और ये कितना है, 30%। तो 30% 12% से कैसा है, गाढ़ा। अगर ये वाला लिक्विड आप इसमें डालोगे तो इसके एसिड की परसेंटेज बढ़ेगी। कह रहे बताइए 30% एसिड सॉल्यूशन मैं इसमें कितना डालूं, एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, इसमें ऐड करना चाहिए टू इट, इसके अंदर, सो दैट, ताकि एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, की जो नया मिक्सचर है उसके अंदर जो एसिड का कंटेंट हो, विल बी मोर देन 15%, वो 15% से ज्यादा। देखो पहले क्या था, 12, अब कितना हो गया, 15 से ज्यादा हो, मगर 18% से कैसा हो, कम। ये सवाल है। अब मान लीजिए यहां पर मैं समझाने के लिए इस तरह से एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके का कोई एक वेसल है, और आपने इस वेसल से ही लिक्विड को इसमें डालना स्टार्ट कर दिया, 30% सॉल्यूशन को। तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना है, ये कौन सा है, दैट इज 30% एसिड सॉल्यूशन। सपोज कर लो आप इसमें डाल रहे हो, और मान लेते हैं आपने इसके अंदर कितने लीटर डाल दिया, x लीटर डाल दिया। ऐसा करने से ये भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक कितने लीटर था, 600 लीटर, और मान लीजिए आपने इसके अंदर डाल दिया, यहां से यहां तक जो है वो कितना हो गया, x लीटर। अब मैं आपसे पूछूं, बताना जरा टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारे पास। तो आप बोलोगे सर टोटल मिक्सचर तो आपके पास पहले से कितना था, 600, आपने कितने लीटर और डाल दिया, x, तो टोटल मिक्सचर हो गया इतना आपके पास। तो ये हो गया 600 प्लस में x लीटर टोटल।
अब इनमें सवाल में यही कहा गया है कि आप इसमें 30% एसिड सॉल्यूशन कितने लीटर डालो ताकि आपकी जो टोटल मिक्सचर का जो कंटेंट है उसमें जो हमारे पास एसिड है वो 15% से ज्यादा हो। 15% किसका? टोटल का। तो यहां पर लिख देता हूं क्या, 15% ऑफ टोटल, और टोटल आपके पास कितना है 600 प्लस एक्स। ये परसेंटेज एसिड की 15% ऑफ टोटल से ज्यादा और कम होनी चाहिए किससे? 18% ऑफ टोटल से, और यहां पर भी टोटल कौन है 600 प्लस में एक्स। तो इसका मतलब अब ये कह रहे हैं इसके अंदर जो एसिड है वो टोटल के 15% से ज्यादा होना चाहिए और टोटल के 18% से कम होना चाहिए। बताइए हम इसके अंदर कितने लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन को ऐड करें। अब यहां से सवाल करना बेहद आसान हो जाएगा। अब हम यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आई थिंक आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। देखिए मैं यहां पर कितने लीटर डाल रहा हूं, x लीटर। सीधा सीधा यहां पर लिख देते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से। अच्छा आप देखो पहले इसमें पता करो कितना एसिड है इसके अंदर, कितना है। आप बोलोगे सर आपने x लीटर डाला, उस x लीटर में कितना एसिड है 30%। तो आपसे अगर मैं बोलूं कि कितना है उसमें एसिड, तो आप बोलोगे 30% है। किसका 30% है जी, x का। तो मैंने लिख दिया 30% ऑफ x। इसका मतलब x लीटर में से 30% एसिड है, तो वो मैंने 30% ऑफ x लिख दिया। फिर प्लस अब इसके अंदर कितना एसिड है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 12% है। किसका 12% है जी, 600 लीटर का। तो ये आ गया टोटल इस कंटेनर में कितना लिक्विड है, कितना एसिड है। और ये एसिड की परसेंटेज हमें 15% ऑफ टोटल से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 15% ऑफ टोटल का, और टोटल कितना है 600 प्लस में x, ये रहा। तो आप चाहे तो इसे बोल दिए इनइक्वालिटी नंबर 1। ऐसे ही दूसरे के लिए अगर करें तो यहां पर लिख देता हूं एंड। अब दूसरे वाले की बारी आती है, तो दूसरे वाले को अगर आप लिखते हैं इसके लिए, तो वही सेम चीज आ जाएगी फिर से क्या, 30% ऑफ x, और फिर प्लस में यहां पर आ जाएगा 12% ऑफ 600, और ये जो टोटल परसेंटेज है एसिड की वो 18% से कम होनी चाहिए। दिस मस्ट बी लेस देन 18% ऑफ टोटल, और टोटल आपके पास कितना है 600 प्लस x। इसे मैंने बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 2। बस अब आपने लीनियर इनइक्वालिटी बना ली। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पर सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो यहां से पिछले वाले पेज पर ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर लिख रहा हूं क्या, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी क्या, 30% ऑफ x, फिर प्लस में यहां लिखा था 12% ऑफ 600। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ टोटल, और टोटल हमारे पास कितना था 600 प्लस में x। अब पहले हम ना इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 13% ऑफ x, इसके लिए आप लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में x, फिर प्लस में 12% निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में यहां पर आ जाएगा 600, ग्रेटर देन 15% के लिए आप लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100 और यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा 600 और प्लस में x। अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो ठीक लगे वो कीजिए। मुझे इस पूरे में ऊपर से ना कॉमन कुछ नजर आ रहा है, और कॉमन ना मैं इन दोनों में से 15/100 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं इसमें से 15 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 2। 100 कॉमन लिया तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से 100 हट जाएगा, तो ये रहा 2 प्लस ये जो 12 है उसको ऐसे रहने दो। 600 में से अगर 15 कॉमन ले लिया तो इंटू में क्या बचेगा 40, और नीचे से 100 था वो बाहर आ गया। यहां लिखेंगे ग्रेटर देन 15 डिवाइडेड बाय 100 और यहां पर आ गया 600 प्लस में x एज इट इज। तो 15/100 से 15/100 कैंसिल। अगले स्टेप में 2 की जगह 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी दिस इज 2x, तो यहां पर आपके पास बचेगा क्या 2x। ये रहा आपके पास दिस इज 2x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480, और यहां पर ग्रेटर देन ये आपके पास बचेगा 600 और प्लस में आ जाएगा x। इस x को इधर ले आइए तो ये रहा 2x माइनस x ग्रेटर देन 600 माइनस में 480 इसका मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 120, तो ये हो गया आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3। मतलब x की वैल्यू जो है वो 120 से ज्यादा यानी कि 120 लीटर से ज्यादा 30% एसिड सॉल्यूशन मिलाना चाहिए। लेकिन कितना ज्यादा, अब हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। वो मैं इधर की तरफ स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब की बार सेकंड इनइक्वालिटी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फिर से कहा गया 30% ऑफ x प्लस में दिस इज
12% ऑफ 600, दिस मस्ट बी लेस देन 18% ऑफ टोटल, और टोटल जो है वो कितना है 600 प्लस में x, तो 30% ऑफ x, तो ये रहा 30 अपॉन में 100 इंटू में x, 12% ऑफ 600, तो 12 बाय 100 इंटू में आ जाएगा 600, दिस मस्ट बी लेस देन 18% ऑफ टोटल, तो 18 बाय 100 और इंटू में आ जाएगा 600 प्लस में x एज इट इज। अब इसके अंदर से पूरे में आप जब देखेंगे तो यहां पर से ना मुझे कॉमन नजर आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं 6 बाय 100 यहां से ले लूं तो 100 तो नीचे आ गया, ऊपर से 6 कॉमन लिया तो ये बचेगा 5, और यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस, इसमें से भी अगर 6 कॉमन ले लिया और 100 कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 12 और इंटू में यहां पर क्या बचेगा 100, और ये रहा लेस देन, फिर ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 और यहां पर आ जाएगा 600 और प्लस में x। अब देखिए जरा 100 से 100 कैंसिल, 6 से 18 को कट करेंगे तो क्या बचेगा 3। अब इसका अगला स्टेप यहां कर लेते हैं, इसे मैं थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब इसके आगे की बात समझिएगा, यहां पर आपके पास क्या बचेगा 5x, ये मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 100 तो ये आपके पास क्या आ गया 1200, और यहां पर हो गया लेस देन, 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया दैट इज 1800, और प्लस में यहां पर कितना आ गया 3x। अब यहां से 3x को इधर ले आइए तो ये आपके पास हो गया 5x, फिर माइनस में आ गया 3x, लेस देन, इसको बराबर के उस साइड ले जाइए तो हो गया 1800, फिर माइनस में आ जाएगा 1200 और 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2x, लेस देन 600, और अगर मैं 2 को नीचे ले आऊं तो x इज लेस देन 600 और डिवाइडेड बाय 2, और 2 से इसे कट कर दें तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 300। दिस इज योर इनइक्वालिटी नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों इनइक्वालिटीज को आपस में कंबाइन करूं, ये ना ये फर्स्ट इनइक्वालिटी थी और ये कौन सी वाली इनइक्वालिटी ली थी दैट इज फ्रॉम इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, और इन दोनों को आपस में कंबाइन करूं, एक मिनट, इन दोनों को ही इनइक्वालिटीज को अगर कंबाइन किया जाए तो यहां लिख देता हूं क्या अलग कलर से, फ्रॉम इनइक्वालिटी नंबर 3 एंड इनइक्वालिटी नंबर 4 हमें यह पता लगा कि x की वैल्यू 120 लीटर से ज्यादा और कम किससे होनी चाहिए 300 लीटर से कम। इसका मतलब है अगर आप लोग इस 600 लीटर 12% एसिड सॉल्यूशन के अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम डालेंगे ना, तब आपकी जो परसेंटेज होगी वो 50% से ज्यादा और 18% से कैसी होगी कम। तो ये था आपका सवाल और ये बड़ा ही सिंपल था, लेकिन इसके लिए आपको भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो बार आप इसे रिपीट करोगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये रहा मिसलेनियस का, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और एक सवाल और है इसी की तरह, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ के बता रहा हूं। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। अच्छा, डाइल्यूटेड का मतलब होता है पतला करना। अगर कोई सॉल्यूशन है आप उसमें और ज्यादा पानी या कोई लिक्विड डाल रहे हैं और वो और ज्यादा पतला फीका होता जा रहा है तो इसका मतलब आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, सुनना ध्यान से, एक सॉल्यूशन है कितना 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड, पतला करना उसको बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब 8% वाला जो गाढ़ा है उसके अंदर आप लोग उसमें पतला यानी कि 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, और जो मिक्सचर बनना चाहिए वो 4% ऑफ टोटल से कैसा होना चाहिए ज्यादा, बट लेस देन 6%, मगर किससे कम होना चाहिए 6% से कम। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, अगर हमारे पास 640 लीटर सॉल्यूशन है वो भी कौन सा 8% वाला, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो बताइए हम इसमें 2% वाला कितना सॉल्यूशन ऐड करें, मुझे क्या पता कितना ऐड करना है, मैंने मान लिया x। अब नहीं, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं करा रहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप ही इसकी इनइक्वालिटी बनाएं, उसके बाद उसे सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगली क्लास के अंदर ना इस प्रॉब्लम को और ऐसी ही मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम, ये दोनों आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन वो तब जब आप कमेंट में मुझे बोलेंगे सर नहीं हुआ करवा दो। अदरवाइज अगर आप लोग कर लेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि आप समझ गए। तो ये आपका होमवर्क है और ये जो अगला वाला सवाल है ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क है, इसे भी आप थोड़ा सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए। अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने
आज की क्लास में आपको जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी बताया, वो सब कुछ एक बार घर जाके जरूर लिख करके सॉल्व देखना। घर क्या जाओगे, घर पे ही बैठे होगे, घर पे ही बैठ के कर लेना आराम से। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और जो होमवर्क दिया है उसे करना बहुत जरूरी है। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपने जो मुझसे सीखा क्या सच में आप उसे इतना सीख पाए कि नए सवालों में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। इसलिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है, उसे कीजिए। अगर सवाल हो गए तो अच्छी बात है, और नहीं हुए तो भाई मैं अभी जिंदा हूं, मैं बताऊंगा, मैं कराऊंगा। अगर वैसे उससे नहीं हो पाता तो मैं आपको फिर से करवा दूंगा क्वेश्चंस, और मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कर लो और इससे आप थोड़ा सा और ज्यादा बेटर फील करोगे कि हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे सवाल आते हैं। अब हम आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और रही बात आज की क्लास की पीडीएफ की, तो ये वाली क्लास की जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, और उस चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और फोकस कीजिए किस पर, इन फिजिक्स पर।